नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के चतुर्थ भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न भाव का स्वामी होता है, लग्नेश होता है। लग्नेश होकर जब ये चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा शुक्र की राशि में स्थित है। शुक्र चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु भाव से नहीं देखता, लेकिन शुक्र चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, तो ऐसे में चंद्रमा को यह पीड़ित करने वाला बन जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। एक नियम यहाँ पर कार्य करेगा कि कारक को भाव नाश आए। यदि कारक ग्रह अपने ही भाव में स्थित हो जाता है तो उस भाव का नाश करने वाला बन जाता है। तो चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में स्थित होता है, चतुर्थ भाव का कारक क्योंकि यह होता है, तो इसलिए चतुर्थ भाव का नाश करने वाला होता है। चतुर्थ भाव होता है सुख का कारक, भूमि का कारक, भवन का कारक, मकान का कारक और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता का कारक। यहाँ पर यह इन सभी चीजों का अभाव करने वाला हो जाता है। विशेष रूप से जब चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा आती है अथवा शुक्र की दशा और अंतर्दशा आती है तो इन चीजों का अभाव व्यक्ति को प्राप्त होता है। चंद्रमा प्रथम भाव का स्वामी होकर यह चतुर्थ भाव में स्थित है। हमने बात करी थी कि तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव तीनों ही भाव केंद्र भाव होते हैं, और पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही त्रिकोण भाव होते हैं, और एक त्रिकोण और केंद्र दोनों के ही गुणों को समाहित करने वाला होता है प्रथम भाव लग्न। तो लग्न भाव का स्वामी ये बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम भाव का स्वामी, कुंडली के सबसे ज्यादा सर्वोत्तम भाव का स्वामी जब केंद्र भाव में स्थित हो जाता है तो यह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और नियम कार्य करेगा। हमने बात करी थी जब लघु पारेषणी की, तो आपको बताया था कि यहाँ पर चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष भी लग जाएगा। केंद्राधिपत्य दोष चंद्रमा को बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे ज़्यादा गुरु को लगता है, उसके बाद शुक्र को लगता है, फिर चंद्रमा को लगता है। तो चंद्रमा को केंद्राधिपत्य दोष लग जाए क्योंकि यहाँ पर केंद्र भाव का स्वामी होकर यह केंद्र में ही स्थित है। तो केंद्राधिपत्य दोष का स्वामी होकर जब यह चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा लिक्विड धन का भी कारक होता है, मन का भी कारक होता है, माता का भी कारक होता है। इनसे संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। लेकिन चंद्रमा की जब दशा अंतर्दशा समाप्त होगी तो यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। ये चंद्रमा नहीं हो जाएगा, बेसिकली चंद्रमा का जब समय निकल जाएगा तो चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं, चंद्रमा का जो पावर है, जो उसकी क्षमताएं हैं, वो कम हो जाती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है और सामान्य होते होते यह बेहतर की तरफ बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठकर चतुर्थ भाव का नाश करेगा, और केंद्राधिपत्य दोष का स्वामी होने के कारण यह चंद्रमा भी स्वयं में नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लोग इसको पीड़ित कर रहे हैं। पहली बात तो एक केंद्राधिपत्य दोष का होना भी चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, और चतुर्थ भाव में जो शुक्र की राशि है वह भी व्यक्ति को पीड़ित कर रही है। और एक अन्य जो विशेष रूप से हम नियम की बात कर रहे हैं कि केंद्राधिपत्य दोष का स्वामी होकर यह चतुर्थ भाव में स्थित है, तो यहाँ पर व्यक्ति को 24 साल की अवस्था तक विशेष रूप से संघर्ष करने वाला व्यक्ति को बना देता है, संघर्ष प्रदान करने वाला व्यक्ति को बना देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि दशम भाव पर भी है। दशम भाव होता है प्रोफेशन का। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ को भी ये डिस्टर्ब करेगा। प्रोफेशनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं खराब करने का यह प्रयास करने लगता है। तो चंद्रमा क्योंकि अशुभ होकर यह 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है तो यह नेगेटिव करेगा। लेकिन 24 साल की अवस्था तक, 24 प्लस की जब अवस्था होती है, 24वें साल के बाद की अगर स्थिति की हम बात करें तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेगा। तो देखिए प्रोफेशनल लाइफ 24 प्लस के बाद ही जनरली शुरू होती है। तो यहाँ पर अगर दशम भाव के सापेक्ष हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो विशेष रूप से नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। लग्नेश होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठकर स्वयं भी पीड़ित हो रहा है, चतुर्थ भाव को भी पीड़ित कर रहा है। तो इच्छा यह है कि इसको मूव करा दीजिए। मूव कहाँ कराएंगे? या तो इसको लग्न में ही मूव करा देते हैं अथवा इसको 11th हाउस में मूव करा देते हैं।
अथवा इसको 9th हाउस में मूव करा देते हैं। तीनों ही स्थितियों में यह बेहतर रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आप प्रयास करें कि इसको लग्न में ही मूव करा दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो फिर आप इसको 11th हाउस में मूव करा दें, और ऐसी भी स्थिति अगर नहीं बनती है तो आपको इसको 9th हाउस में मूव करा देना चाहिए। इन तीनों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के जाप हम किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। ईश्वर की, भोले बाबा की जितनी सेवा कर सकें, भगवान शिव की जितनी उपासना कर सकें, उतनी ही ये आपकी धन की वृद्धि करने वाला ये चंद्रमा बन जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ध्यान दें कि जिस भाव में भी इसको मूव कराएं, चाहे प्रथम भाव में, चाहे 11th हाउस में, चाहे 9वें भाव में, यहाँ पर चंद्रमा के कोई नेगेटिव ग्रह नहीं होने चाहिए, शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। जैसे राहु, केतु, शनि, शुक्र, इनमें से कोई सी ग्रह होता है तो ये नेगेटिव फल प्रदान करेगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन तीनों में से कोई सा भी एक बेहतर ऑप्शन चुन के आप इसके उपाय कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन रेगुलर आप करा सकते हैं। तो यह चंद्रमा और पावर के साथ रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्क लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित है तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न के 5वें भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।